जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के.एस. परिहार। तो 6th सीपीसी तक का विश्लेषण जो अलग अलग भागों में बताया, आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद। और 7th सीपीसी की थोड़ा बात कर लेते हैं, उसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। 6th सीपीसी एक रनिंग पे बैंड था, इसलिए 7th सीपीसी ने रनिंग पे बैंड के बजाय जो 5th सीपीसी का मॉडल था, 36 पे स्केल थे S1 से लेकर S34 तक, और S15 और S2 जिसमें ओवरलैप था तो 36 हो गए। और उन्होंने 6th 7th सीपीसी में लेवल कर दिए गए 18, 1 से लेकर 18 तक पे बैंड। उसी प्रकार से पे बैंड 1 2 3 4 हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप प्लस अपेक्स यानी वॉइस चीफ का स्केल, एंड देन कैबिनेट स्तरीय वेतन लेवल 18वां वो चीफ का। तो इस प्रकार से उन मैट्रिक्स को भी अलग अलग बनाया गया। पे मैट्रिक्स अब्लिक इंक्रीजमेंट अब्लिक मैट्रिक्स जिसे हम कह रहे हैं वो 3 प्रकार के हैं, डिफेंस, सिविलियंस और एमएनएस। तो उसे जहां पर एक जैसा लेवल आता है उसको कह रहे हैं सीडीएम, यानी तीनों के लिए। तो यहां पर ये डिफेंस मैट्रिक्स अब्लिक इंक्रीजमेंट, तो पहला संदर्भ 5:1 के अनुसार पे कमीशन कह रहा कि फेयर कंपैरिजन किया गया है सिविल काउंटर पार्ट के साथ। किया गया या नहीं वो आगे बताने वाला हूं। और पे बैंड 5th सीपीसी की तरफ पर 5th सीपीसी ने S1 से लेकर S24 S34 तक ग्रेड बनाए थे, यानी 36 पे स्केल वहां पर दिए, और पहले 4th में थे 51। अब इन्हीं को रिमर्ज करके 7th सीपीसी ने ग्रेड पी को बेसिक में सम्मिलित करके फैक्टर से दिया, जो यूनिक फैक्टर 2.57। उसमें जैसे जैसे रैंक ऊपर या अपने काउंटर पार्ट के साथ जो करेक्टली नहीं आ रहा है तो उनका फैक्टर बढ़ा हुआ भी है। जैसे जीसीओ का 2.62, फिर 2.67, 2.78 और 2.81 तक के उसमें फैक्टर लगे हैं। उस पर आगे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आजकल फैक्टर्स के आप देख रहे हैं, कितने का फैक्टर लगेगा, क्या होगा, कितना डीए हो जाएगा। तो उन्हीं चीजों को समझने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स किस प्रकार से 7th सीपीसी ने दिए। तो डिफेंस मैट्रिक्स और एमएनएस मैट्रिक्स और सिविलियन पर्सन्स के 3 प्रकार के डिफेंस मैट्रिक्स हैं, और मैक्सिमम इंक्रीजमेंट वो 24 है मेजर साहब तक, सिपाही से मेजर साहब तक। उसके बाद इंक्रीजमेंट कम, वेतन अधिक, ताकि अंतिम समय अपने वेतन तक सभी पहुंच जाए। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद एंट्री पे अब्लिक फिटमेंट फैक्टर का जो संदर्भ है रेफरेंस 5:5 में, कि किस प्रकार से लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पे का निर्धारण हो। तो वीडियो इससे पहले एमएसीपी कैलकुलेशन में भी बताया था। जो पे बैंड 3 15,600 में यदि कैप्टन साहब के 5400 का ग्रेड जोड़ते हैं, उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो निकलता है 630 रुपया। 2 साल लेफ्टिनेंट रहती है, उसको 2 से गुणा करो तो हो जाता है 1260। अब 15,600 प्लस 1260 प्लस कैप्टन साहब का ग्रेड उसमें जोड़ो तो होता है एंट्री पे 22,960। इसी एंट्री पे को 2.67 से गुणा करेंगे तो यानी मल्टीपल करेंगे तो 61,303, राउंड ऑफ 61,300 कैप्टन साहब का वेतन। इसी प्रकार 5:7 में फिटमेंट फैक्टर जेसीओ जवानों का, जो सिपाही का यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं, तो 21,700 उनका वेतन हुआ। 8460 को 2.57 से गुणा करने पर, वो तो ठीक है, लेकिन आगे जाकर जो एसीपी नैक एसीपी हौलदार बनते हैं उन फैक्टर्स को बदल दिया गया, वापस लोएस्ट पर लाए हैं। 1800 का ग्रेड 5200 तो होता है 7000, उस पर इंक्रीजमेंट निकलती है 210 के 10 का गुणांक और एक बंचिंग इंक्रीजमेंट, क्योंकि लेवल 1 2 3 को एक साथ कर दिया गया है, जिससे सिपाही को घाटा हुआ। 1800 और 1900 वाले तो ऊपर आएंगे, लेकिन जो 21,700 पहली बेसिक थी उनको घाटा पड़ा है। इसीलिए एसीपी बेनिफिट कुछ खास नहीं होता। एक तो पीरियड बहुत ज्यादा है, दूसरा उसकी कैलकुलेशन भी सही नहीं है, और अंडर मिनिमम सर्विस तो तीनों एसीपी हैं भी नहीं, वो बार बार बता दिया। तो यहाँ पर 10 इंक्रीजमेंट और एक बंचिंग बेनिफिट 210, यानी इंक्रीजमेंट वहां पर 210 निकलता है। उसको यदि 10 से गुणा कर दो तो होता है 25,500। तो 25,500, जबकि पियर एंड पियर सिविलियन स्केल दिखा रखा है, आप स्क्रीन पे देखना, लेकिन वहां पर नाइक को रख दिया जाता है, जो कि गलत है। एक्चुअल 21,700 से गणना करो तो ठीक 29,118 होता है, जो बराबर 29,200 होना चाहिए था। ये आगे जाकर बढ़त के बजाय पीछे को आए हैं सभी। ये इसकी पहली एनोमलीज है, एक बड़ी एनोमलीज
7th सीपीसी की पहली विसंगति। और तो अपग्रेडेशन मिस्ट्री देखिए 7th सीपीसी का राजपत्र यहाँ पे मेरे हाथ में है, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, 25 अगस्त 2016 का, जिसमें ब्रिगेडियर साहब की सिफारिश 2.67 के मल्टीपल की हो रही है और उनको 13A का लेवल दिया जाए। इसी प्रकार लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को ऊपर ले जाया गया, यानी अपग्रेडेशन हुई और वो सब पेमेंट 4 में चले गए। आगे देखते हैं इसी का अपेंडिक्स 3 का, जो ये राजपत्र भारत सरकार का है, ये 25 जुलाई 2016 का। इसमें पॉइंट नंबर 10 पे जब जाते हैं कि जिन कार्मिकों का अपग्रेडेशन किया गया उनकी बात हो रही है और उन्हीं का पहले संदर्भ भी देख लेते हैं। पहली बता देता हूं कि सिपाही से जीसीओ तक कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब अच्छे स्केल में रखे गए, मेजर जनरल साहब हमेशा से सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में, उसके बाद है हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप जिसमें सारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब शामिल, उसके बाद हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप प्लस जिसमें पूरे आर्मी कमांडर, अपेक्स ग्रुप में उप सेनाध्यक्ष साहब, वॉइस चीफ और कैबिनेट स्त्री वेतन में जनरल साहब। तो लेकिन जिन पदों का सीसीएस ने अपग्रेडेशन किया उनकी पहले बात कर लेते हैं। ये वो अपेंडिक्स 3 है, उपाबंध 3 थर्ड। तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का कनिष्ठ रेडियोग्राफर जिसका संदर्भ संख्या है 7750, वो 2000 के ग्रेड में थे, उनको 2800 का ग्रेड। इसी प्रकार विभिन्न पद हैं। और 7वें नंबर पर सहायक लेखा अधिकारी रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय में, यानी एसओ साहब, सेक्शन अफसर साहब का ग्रेड 4800 का है और 4 साल बाद वो क्लास ए में भी चले जाते हैं और 5400 का ग्रेड हो जाता है। तो ये था वो डाउनफॉलिंग ऑफ ग्रेड्स, जो पहली विसंगति। दूसरी एमएसपी आप सभी को मालूम है। तीसरा एसीपी का पीरियड ज्यादा और कैलकुलेशन भी सही नहीं है। चलिए अब जैसे जवान के पैरिटी विथ सिविलियंस वाले पार्ट को देखते हैं। तो सिपाही को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज के कांस्टेबल के इक्विवेलेंट रखा गया है पुराने पे कमीशन से अब तक का चार्ट देखिएगा। और अपग्रेडेशन इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि एक तो पेंशन लेते हैं, दूसरा वो एमएसपी भी लेते हैं, केवल सिपाही लेते हैं, जीसीओ लेते हैं और कोई नहीं लेता, तिगुना लेते हैं महाराज। वो चीज देखनी चाहिए थी और लेंथ ऑफ सर्विस छोटी है वो भी नहीं देखा गया, लेकिन संदर्भ जरूर रखा गया। गवर्नमेंट की मंशा नहीं होती है तो उसमें लिपापोती करके नीचे एनालिसिस दे रखा है। अब हौलदार अपग्रेडेशन की बात करते हैं। क्राफ्ट्समैन ऊपर निकल गए 4200 के ग्रेड में, तो हौलदार जी के लिए क्यों मना किया गया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। एक तो आप पेंशन लेते हैं फ्री स्कीम की, वो लोग डोनेशन पेंशन लेते हैं। दूसरा आपको मिलिट्री सर्विस पे भी मिलती है और उनको नहीं मिलती कि एक काउंटर पार्ट का वेतन से ही उसकी जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी पहचान नहीं होती। दोनों का वर्क फील्ड अलग अलग है। हाँ अलग ही है और शॉर्ट सर्विस भी है, नौकरी भी छोटी है, लेकिन हौलदार जी को अपग्रेड नहीं किया गया। तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि क्या मिलिट्री सर्विस पे लगा के किसी अधिकारी का लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक अपने काउंटर पार्ट से कम है क्या? क्या वो मिलिट्री सर्विस पे 15,500 मिला करके तब जीटीएस स्केल पर लेफ्टिनेंट जाते हैं, अब्लिक आईपीएस अब्लिक पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो उनके काउंटर पार्ट हैं? ऐसा सिर्फ हमारे लिए है एहसानदारी कि आपको मिलिट्री सर्विस पे दी गई इसलिए आप काउंटर पार्ट से नीचे हो गए। दूसरा आपको फ्री की पेंशन दे रहे हैं, ऊपर वाले तो पेंशन लेते नहीं, केवल हम लोग लेते हैं। तो ये दलील भी देख लीजिएगा। अब अंतिम नायब सूबेदार बीएस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स जो एस एक साथ थे 4th में भी और 5th में भी, अब 15 सितंबर 2006 के सीसीएस के अनुसार S9 से S12 तक जो मर्ज किए गए 4200 का ग्रेड जिसमें नायब सूबेदार साहब भी आते हैं, वो 5000 से 6500 का गणना इनकी 5000 से हुई है। 1500 तो वही लॉस हो गया, तो इनको फिक्स्ड ग्रेड दिया गया 4200। ये बात जो डिफेंस सेक्रेटरी के डिफेंस सिविलियन हमारे हैं वो खूब बखूबी से जानते हैं और उन्होंने असिस्टेंट सेक्शन अफसर को 4200 के ग्रेड से उठा करके 4600 के ग्रेड में डाल दिया। कहीं पर भी जब नायब सूबेदार के अपग्रेडेशन का आप पारा पढ़ोगे तो उसमें भी वही लिखा है जो हौलदार के लिए लिखा हुआ है, यानी कि आप पेंशन भी लेते हैं फ्री की, डोनेशन पेंशन नहीं लेते हैं और साथ ही मिलिट्री सर्विस पे भी आपको दी जाती है। इसलिए कोई औचित्य नहीं है कि एक ही सेक्टर के 2 भाग कोई डिफेंस सिविलियन को अपग्रेड किया जाए। तो जरूरी नहीं है कि सोल्जर्स को यानी नायब सूबेदार साहब को भी अपग्रेड किया जाए, क्योंकि उनका मानना यह था कि तुम्हें अतिरिक्त एलिमेंट्स
दे दिया है इस मिलिट्री सर्विस पे के नाम पर, जो ऑफिसर्स के ठीक 1/3 है। बाकी सारे रिस्क अलाउंसेस अपने फैक्टर 70% होते हैं। लेकिन इस दलील की वजह से नायब सूबेदार साहब को भी अपग्रेड नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, वहां पर कहीं ये नहीं बताया गया कि वो गजेटेड भी हैं। नहीं तो सेक्शन ऑफिसर 4800 के ग्रेड पर नायब सूबेदार साहब का स्केल शुरू होता। जो जवान 24 साल करके एमएससीपी लेता उसको भी बेनिफिट होता। हवलदार जी पे बैंड 2 में होते तो 16 में जो दूसरी एसीपी लगती वहां पर जवानों को जरूर फायदा हो रहा होता। तो ये एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसे दिखाया गया लेकिन देना ज्यादा ना पड़े। एटलीस्ट इसी आधार पर ओआरओपी में भी कुछ खास बेनिफिट खास करके जैसे रैंक का इसलिए नहीं हुआ कि पहली वो डाउनफॉल है, इसलिए 2014 वालों का पेंशन अभी भी अधिक इसलिए है क्योंकि उनको ग्रेड पे अलग सा लगती थी और 5600 मिनिमम के गुणांक से उनका इनिशियल पे बनती थी, एंट्री पे नहीं। तो ये था वो इनिशियल पे और एंट्री पे का। और साथ में अपग्रेडेशन हम लोगों को किस प्रकार से किया गया, किसी ने कमेंट्स किया था कि जेसीओ गजेटेड नहीं होता है। जेसीओ गजेटेड होता है, उसका नोटिफिकेशन भी छपता है और पे कमीशन को ये चीज बताई ही नहीं गई कि गजेटेड ग्रेड नीचे यानी नायब सूबेदार साहब लेवल 6 और जो नॉन गजेटेड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वो 4600 में ऊपर। ये है अंदर का सच। और 1950 के जो ऑफिस लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स ब्रांच ऑफिसर लिस्ट जो है उसका भी एक स्क्रीन पर लगा के दे रखा हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि वास्तव में 1950 में भी इंडियन कमीशन ऑफिसर जेसीओ को माना गया था। उनको वहां पर डिस्टर्बेंस अलाउंस भी मिलता था। 1973 में जिसकी सिफारिश नहीं हुई, जिसका खामियाजा 5th सीपीसी में अपग्रेडेशन जब लेफ्टिनेंट साहब सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट किए तो वहां पर मर्ज हो गया डिस्टर्बेंस अलाउंस। लेकिन हमें भी मिल रहा होता तो ये भी अपग्रेड पक्का होते। किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट के लिए बहुत जरूरी था, चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो वेस्टर्न बॉर्डर हो जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, सीआईसीटी ऑपरेशन हो या एड टू सिविल अथॉरिटी के साथ फेयर काउंटर पार्ट के साथ नायब सूबेदार या हमारे तीनों रैंक अभी भी नहीं है, उनकी तुलना पुलिस बल की तरह की गई है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें 3 चीजें मुख्य देखने वाली बातें हैं मिलिट्री सर्विस पे, अपग्रेडेशन और फिर एमएससीपी का पीरियड का कम किया जाना। ये सब करने के बाद गवर्नमेंट जो चाहे फैक्टर दे तो बेनिफिट होगा, अन्यथा ऐसा फैक्टर किसी के लिए 1.63 का लगे या 1.80 का लगे तो हवलदार जी खास करके और जेसीओ साहब का फैक्टर अगर उचित नहीं लगता है तो ना ही हवलदार बनने के बाद किसी को फायदा होगा, ना ही 16 साल 17 साल में जब सिपाही जाते हैं उनको 2 एसीपी मिलती, ना ही उसका फायदा होगा और ना ही जेसीओ का तो वैसी फायदा नहीं है। इसलिए किसी भी ओआरपी 3 होगी कुछ भी नहीं बढ़ा, क्योंकि आपको असल बात की ये गजेटेड है, ऐतिहासिक समरूपता इनकी पहले से है और उसी आधार पर बाकी के रैंक अपग्रेड से हो रहे हैं। तो ये रैंक क्यों नहीं, इसलिए अब गवर्नमेंट को अपग्रेडेशन को देखते हुए एक ऐसा फैक्टर देना चाहिए ताकि हम लोग वापस अपनी जगह पर आ जाएं। मांग किसी से कुछ नहीं रहे, ना ही कोई डिमांड है। जिस प्रकार के एनोमलीज हुई है वो न हो तो उसमें से हम लोग संतुष्ट भी रहेंगे और गवर्नमेंट को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर गलती की संभावना है तो आप रेफरेंस पेज नंबर भेजिए कहां पर गलत है। और बने रहे परिहार विजय पथ के साथ और अपने कमेंट्स जरूर दें, सहयोग करें, गांव से लेकर देश तक एकत्रित रहें, बने रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।